प्रकृतिं पुरुषं चैव विध्यनादि उभावपि विकारांश्च गुणांश्चैव विद्धि प्रकृति संभवान्। प्रिय दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने सोमवार के कार्यक्रम में। ज्योतिष के मैं बहुत बार तो हालांकि नहीं कहता, पर ये बात बता दूं कि आज आपको जो कार्यक्रम लेकर के मैं आपके सामने आया हूं, ये सर्वोत्तम ज्योतिष का संपूर्ण सिद्धांत है। जैसे आप लोगों को ये बात शायद पता है कि कोई भी ग्रह अशुभ और कोई भी ग्रह शुभ फलदायक नहीं होता। कोई भी ग्रह शुभ फलदायक और कोई भी ग्रह अशुभ फलदायक नहीं होता है। वो सिर्फ भाव के अधिपति हो जाने के कारण अशुभ और शुभ फलदायी हो जाता है। मेष लग्न की कुंडली, जब किसी भी जातक की कुंडली अगर मेष लग्न की कुंडली हो तो उसमें ग्रहों का वर्गीकरण भगवान पाराशर ने कैसे किया है, इसी कार्यक्रम के साथ उपस्थित हूं। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। कार्यक्रम के आरंभ में बोले गए गीता जी के श्लोक का अर्थ भी बताने वाला हूं। ये कार्यक्रम समझने वाला है, पर आप लोग नहीं देखेंगे, मुझे बहुत अच्छे से पता है, क्योंकि आप लोगों को सिर्फ वही कार्यक्रम अच्छे लगते हैं। सुंदर पत्नी, खूब सारा धन और चहुमुखी विकास, घर गाड़ी बंगला। इसी वजह से मैं कई बार आप लोगों को थंबनेल में लिख देता हूं। ये लोग कई बार कहते हैं कि टाइटल से और विषय का कोई मेल ही नहीं है। तो कई बार जो चीज़ मुझे पता है कि मैंने आज कार्यक्रम में अच्छी बात बताई है, उस कार्यक्रम को चलाने के लिए मुझे कई बार उल्टे पुल्टे थंबनेल भी लिखने पड़ते हैं। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। आइए, मेष लग्न की कुंडली का विश्लेषण कैसे करेंगे, उस पर छोटा सा ये कार्यक्रम सिद्ध हो सकता है। हालांकि इसमें मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। जैसे अगर मेष लग्न की कुंडली होगी, ध्यान से समझते जाइएगा, तो आपको ज्योतिषी बनने से कई बार ये आपके निकट से गुजर जाएगी बात। मेष लग्न की कुंडली में लग्न के अधिपति मंगल, चतुर्थ के अधिपति चंद्रमा, सप्तम के अधिपति शुक्र और दशम के अधिपति शनि होते हैं। शनि को 2 भावों का आधिपत्य मिला है, और इस कुंडली में जो कि लग्न के अधिपति मंगल और दशम के अधिपति शनि होते हैं, दोनों परस्पर समभावस्थ होते हैं या समभाव एक दूसरे के प्रति रखते हैं, न तो मित्र न तो शत्रु। मेष लग्न की कुंडली के लिए शुक्र मारक होते हैं। ध्यान से समझिएगा, ग्रह की युति और ग्रह का परिणाम। अगर शनि का संबंध गुरु से हो जाए, शनि का संबंध गुरु से हो जाए, जैसे नवम और दशम भाव के अधिपति एक साथ बैठ जाएं, तो इससे सर्वाधिक शुभ फलदायी युति कही जाएगी। मेष लग्न की कुंडली के लिए शुक्र और मंगल का संबंध, शुक्र और मंगल का संबंध जब कभी भी मेष लग्न की कुंडली में गुरु और सूर्य के साथ हो जाए, तो इसे भी सर्वाधिक शुभदायी युति कही जाएगी। सप्तमेश और अष्टमेश एक साथ बैठ जाएं। ध्यान से समझिए तर्क क्या है कि जन्म कुंडली के सप्तम और अष्टम भाव के अधिपतियों का संबंध जब सर्वाधिक शुभ भाव के अधिपति, यानी कि त्रिकोण और त्रिकोण, इसे त्रिकोण कहते हैं, तो जन्म कुंडली के मारक और डबल मारक या प्रबल मारक, तो सप्तम और अष्टम भाव के अधिपतियों का संबंध, सप्तम और अष्टम भाव के अधिपतियों का संबंध जब त्रिकोण और त्रिकोण के अधिपति के साथ हो जाए, तो ये अशुभदायक नहीं रह जाते और ये अच्छे परिणाम देने वाले हो जाते हैं। इसका अर्थ होगा कि मेष लग्न की कुंडली के लिए शुक्र और मंगल के साथ अगर गुरु और चंद्रमा की युति हो जाए, तो इसे भी सर्वाधिक शुभदायी परिणाम में देखने को मिलेंगी, और ये दशाएं जातक के जीवन में सर्वाधिक श्रेष्ठ ग्रह के रूप में जाने जाएंगे। केंद्र के अधिपति मंगल, चंद्रमा, शुक्र और शनि होंगे। इनका संबंध कभी भी गुरु
और सूर्य के साथ अच्छा ही परिणाम देगा। क्लियर है? मेष लग्न की कुंडली के लिए बुध बहुत अच्छे भाव के अधिपति नहीं होते, तीसरे और छठवें भाव के अधिपति होते हैं। इनके साथ किसी भी ग्रह की युति अशुभ फलदायी हो जाएगी। क्या समझे? मेष लग्न की कुंडली के लिए बुध तीसरे और छठवें भाव के अधिपति होते हैं, पर ध्यान से समझिए कि सिर्फ ये अपने दो अच्छे भावों के अधिपति नहीं होने के कारण इनके साथ अन्यत्र और भी कोई अगर ग्रह बैठेगा तो कई बार वो पापी ग्रह के रूप में जाना जाने लगेगा, क्योंकि ये बुध बहुत अच्छे भाव के अधिपति नहीं है। हालांकि जब कभी भी इनका संबंध जब सूर्य और गुरु के साथ होगा तो इनके अंदर भी शुभ ग्रहों का संचार बढ़ने लगेगा, क्योंकि वो त्रिकोण भाव के अधिपति के साथ बैठे हैं। परंतु जब कभी गुरु और सूर्य की दशा आएगी तो शुभ परिणाम देखने को मिलेंगे, और जब बुध की दशा अंतर प्रत्यंतर में आ जाएगी तो अशुभ परिणाम भी देखने को मिलेंगे। क्लियर है? दूसरे नंबर पे बात क्या आएगी कि मेष लग्न की कुंडली में राहु और केतु के फलों को कैसे कहेंगे। तो राहु और केतु के बारे में बता दूं कि अगर मेष लग्न की कुंडली के लिए राहु युति कर रहे हो शनि से, राहु अगर युति कर रहे हो गुरु से, राहु अगर युति कर रहे हो सूर्य से, तो वो सर्वाधिक शुभ फलदायी हो जाएंगे मेष लग्न की कुंडली के लिए। अन्यथा अगर राहु का संबंध बुध के साथ बन जाएगा और शुक्र के साथ बन जाएगा तो ये कई बार बहुत नुकसान कारक हो जाएंगे, नुकसान देने वाले हो जाएंगे। इससे आपको क्या शिक्षा मिलती है? शिक्षा ये मिलती है कि अच्छे भावों के अधिपति केंद्र और त्रिकोण से या त्रिकोण या त्रित्रिकोण से अगर युति बन जाती है, ये ग्रह परस्पर मिल जाते हैं तो भाव अच्छा हो जाता है या ग्रह युति संपूर्ण हो जाती है। लेकिन अगर ये इनसे संबंध बना लेते हैं तो कई बार गड़बड़ी पैदा कर देते हैं। इसका अर्थ होता है कि कोई भी ग्रह कभी भी अशुभ नहीं होता और शुभदायी नहीं होता। बस वो इसीलिए मैंने हर बार बात कही थी कि सूर्य और चंद्रमा अष्टम भाव में, जैसे मैंने बहुत सारी कुंडलियां देखी जिसमें ये बात देखी है कि जिस जातक की कुंडली में चंद्रमा 8वें और 12वें बैठे होते हैं वो व्यक्ति मन से परेशान रहता है। जिस व्यक्ति की कुंडली में 8वें भाव में सूर्य होते हैं वो व्यक्ति परेशान रहता है, चाहे वो मकर लग्न की ही कुंडली क्यों ना हो और अष्टम भाव के अधिपति सूर्य होकर के अष्टम भाव में ही क्यों ना बैठे हों, फिर भी उसने जातक को परेशान किया है, पिता के सुखों से वंचित किया है और पिता से कई बार संबंध अच्छे नहीं रहे हैं, या कई बार व्यक्ति को जो चीज चाहे वो उसमें मिलने में दिक्कत मशक्कत हुई है। अलग बात है कि उसका डीप थॉट सही होगा, है ना। पर क्या बात निकली कि इसी वजह से याद रखिएगा, ये सिद्धांत बता दूं, कोई भी राशि सबसे पहले सोचती है मुझे अच्छा भाव मिल जाए, और कोई भी ग्रह ये सोचता है मुझे सबसे अच्छी राशि मिल जाए। वो दूसरे तीसरे नंबर पे देखता है कि मैं कौन से भाव में किस राशि में बैठा हूं। अगर सूर्य की उच्च राशि मेष लग्न की बन जाए राशि और सूर्य वहीं बैठ जाए तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। अगर गुरु भाग्य भाव के अधिपति होकर के भाग्य भाव में बैठ जाए तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। लेकिन अगर गुरु उच्च के होकर के 12वें बैठ जाएं तो भी असंतुलन पैदा करने से नहीं चूकते, वो फिर भी वहां संतुलन पैदा कर देते हैं। फिर वो सिर्फ लिमिटेड ही चीजों को लेकर के फल कथन शुभदायी या शुभ प्रमाण देने के साथ उद्वेलित होते हैं या फिर शुभ परिणाम देते हैं कुछ कुछ मामलों में। पर अगर लग्न के गुरु उच्च के होंगे और 12वें के गुरु उच्च के होंगे तो दोनों के परिणाम अलग होंगे। लग्न के गुरु का फल सर्वस्व मिलेगा, 12वें के गुरु असंतुलन में कहे जाएंगे या कई बार संतुलित नहीं होंगे। कहने का यह तात्पर्य है। तो मेष लग्न की कुंडली में ऐसे ग्रहों का फलादेश अगर होगा तो ऐसे चीजें करी जाएंगी। समझ में आ गई होंगी चीजें। अब आइए आपको गीता जी के श्लोक का अर्थ बता देता हूं। गीता जी के 13वें अध्याय के 20वें श्लोक में प्रकृति और पुरुष के बारे में चर्चा की गई है, जिसमें सब कुछ प्रकृति के द्वारा, और चाहे विकार हो, चाहे गुण हो, चाहे दोष हो, सब उस प्रकृति के द्वारा ही उत्पन्न या जन्मा हुआ समझ लेना चाहिए। 80 से 90% तक, प्रैक्टिकल जीवन की बात करता हूं, 80 से 90 से 95% तक जो चीजें हैं वो प्रकृति के द्वारा चलाई जा रही हैं। सिर्फ 5% ही आपको स्वतंत्रता दी गई है, जिसमें आप खाते हैं और अपनी गतिविधि करते हैं।
95% तक प्रकृति का प्रभाव आपके ऊपर हमेशा विद्यमान रहता है। ये बात हमेशा याद रखने वाली है। आप मेहनत जो करते हैं वो 5% में ही है, उससे भी कम अगर हाँक सके तो आंक ले। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। बाकी की चीजें आपके वश में नहीं है, बाकी की चीजें कुछ भी आपके वश में नहीं है। जो भयंकर देहवादी हैं वो इसी को उल्टा कहते हैं, पर जो निश्चित रूप से आध्यात्मिक और चिंतन से समझने वाले और अपनी बुद्धिमत्ता को की परख रखने वाले हैं, वो वस्तुतः इसी सिद्धांत को फॉलो करते हैं। नहीं, करने और कराने वाला सर्वांतर्यामी भगवान नारायण ही है। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार। और यह सिद्धांत मेष लग्न की कुंडली में बुध और शुक्र कब अच्छे परिणाम देंगे और कब कमजोर परिणाम देंगे समझ में आ गई होगी। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।